नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे शो सफर जिंदगी का में, स्पॉन्सर्ड बाय वेगा इन्फोटेक, को स्पॉन्सर्ड बाय ऑस्कर प्राइवेट लिमिटेड, स्पॉन्सर्ड बाय संजय ऑटोमोबाइल्स। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर्स को भगवान का रूप माना जाता है क्योंकि वो जिंदगी बचाने का काम करते हैं। हम कोविड के दरमियान जिन हालातों से गुजरे हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का रहा है तो वो है डॉक्टर्स। तो आज हमारे बीच ऐसे ही एक डॉक्टर उपस्थित हैं जिन्होंने उस कोविड के समय में लोगों के इलाज के साथ उनकी मदद भी की। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर चिंतन पटेल जी से। तो सबसे पहले नमस्कार चिंतन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। वैसे तो आप किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज तो नहीं, फिर भी आज हमारा भारत देश, हमारी वापी वलसाड़ की जो जनता है वो आपके बारे में दो शब्द जरूर सुनना पसंद है। इससे पहले तो नमस्ते दर्शक मित्रों, और ये जो शो है सफर जिंदगी का, पहले तो उसका खूब खूब आभारी हूँ कि आपने मेरी स्टोरी कवर करने के बारे में सोचा है। तो मेरा नाम है डॉक्टर चिंतन पटेल और मैं एक चेस्ट फिजिशियन हूँ, यानी कि फेफड़े के विशेषज्ञ हूँ। वैसे तो मैं एक छोटे से परिवार से, जॉइंट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जिसमें माँ बाप भाई बहन सब है। और मेरी जिंदगी अर्बन और रूरल लाइफ दोनों में रही है, यानी कि मैं विलेज में भी काफी रहा हूँ, और सादगी और अच्छाई तो मुझे मेरे होम टाउन वापी में ही लगी है। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा सर, तो जैसा कि आपने बताया कि आपके जो फादर है वो एक बैंक में मैनेजर है, तो अगर आप एक बैंकर्स की फैमिली से अगर बिलोंग करते हैं तो हमने जहाँ तक कि सुना है कि सभी लोगों का, तो आपके जहन में ये कहाँ से आया कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है? जैसे आपने कहा कि पापा मेरे बैंक में थे और अभी तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन हमारी फैमिली बेसिकली इज अ फार्मिंग। सो हम बिलोंग करते हैं किसान। तो मेरे दादा किसान थे, उन्होंने थोड़ी कोशिश की कि पापा को अच्छी शिक्षा दे। पापा ने शिक्षा ग्रहण करके उन्होंने बैंक में नौकरी की। मम्मी पापा की ये इच्छा थी कि हमारे तीनों बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और अच्छी शिक्षा के साथ वो उनका भविष्य अच्छा उज्जवल करे, वही उनकी एक ख्वाहिश थी। शिक्षा ऐसी ग्रहण करो जो सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पूरे देश को काम। आपने जैसे बताया कि अगर आप एक किसान की फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो भी आप डटे रहे, किस तरीके से डटे रहे, तो हमें उसके बारे में कुछ बातें बताइए कि मतलब आपने क्या क्या परेशानियां फेस की थी उस दौरान। तो लाइफ ऑलवेज हैज चैलेंजेस, और चैलेंजेस को ओवरकम करना सिखाया मेरे पेरेंट्स। जब मैं 4 या 5 साल का था तब हम वापस शिफ्ट हुए थे, और मम्मी पापा जो थे वो हफ्ते के 3 दिन वो ट्रैवल करते थे मेरे गांव, और 3 दिन वापस रहते थे। सो उसमें कैसा होता था कि वो हमें गांव के माहौल से शहर के माहौल में लाए, जिससे हम उच्च शिक्षा को ध्यान रख के आगे बढ़े। कठिनाइयों ये थी कि एडेप्टेशन, साथ में शहर की महंगाई, प्लस प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट ट्यूशंस, और ये सब के साथ जो होता है कि अपना मनोबल कैसे सिद्ध रखना या उसे बैलेंस कैसे रखना बहुत इंपॉर्टेंट था। इसलिए हम हमेशा हमारे पेरेंट्स को देखते थे कि वो किस तरीके से लाइफ को बैलेंस करते हैं। बहुत बहुत ही प्यारी बात बोली है। वैसे होमवर्क की बात मैं करूं तो हम लोगों ने भी आपके पीछे काफी होमवर्क किया हुआ है। इतना होमवर्क अगर मैं शायद स्कूल में करता तो शायद आज मैं भी डॉक्टर होता। तो जहां तक हमारा होमवर्क कहता है, हमें ये भी चीज पता चली है कि आपको एक टाइम आया था आपकी लाइफ में कि डॉक्टर के सफर के बाद आपको एक मौका मिला था कि आप यूके जा सकते थे। यूके छोड़ दीजिए, भारत के किसी भी देश, किसी भी शहर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खोल सकते थे जहां आप नो डाउट अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन तो भी आपने एक तो भारत क्यों चुना, दूसरा भारत चुनने के बाद आपने वापी ही क्यों चुना? जी मनीष, सच बात बोलूं तो ये मुझे तो है ना मिट्टी का बुलावा था। सो मैंने यूनाइटेड स्टेट्स को बाय बाय नहीं कर दिया। उसके बाद जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, यानी कि मैंने जब लंग्स की स्पेशलिटी की, तभी भी एक ऐसा मोड़ आया था कि मुझे दिल्ली के नजदीक एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, नहीं कहूँगा उसका, 850 बेडेड हॉस्पिटल था, जहाँ पे मुझे जो चीज मिल रही थी रोबोटिक की,
अगर मैं वो चीज कर लेता था तो मुझे डायरेक्ट वहां से मेरी लाइफ एकदम सेट थी कि मैं एक रोबोटिक सर्जन बन के मैं या तो इंडिया में बड़े से सेंटर में सेटल हो जाऊं या फिर मैं यूके चले जाऊं। सो ये दोनों मेरे पास ऑप्शंस थे, लेकिन समहाउ पता नहीं अंदर से ऐसा ही कुछ हो रहा था कि मुझे वापी जाना है। और इसलिए मैंने कहा कि मिट्टी का बुलावा, कुछ ना कुछ ऐसा था जो मुझे हमेशा खींचते रहता था वापी की तरफ। बहुत ही खूबसूरत सोच है सर आपकी। वैसे जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, जैसा आपने कहा कि आपका जो एक सेक्टर है वो सांस और फेफड़ों के रिलेटेड है, तो अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं जिन चीज़ों से हम गुजरे हैं। अगर मैं बात करूँ कोविड की, जिसकी बात शायद अब कोई करना कंफर्टेबल नहीं समझता है, क्यों? क्योंकि कोविड के दौरान हम लोगों ने भी बहुत कुछ फेस किया। कई लोगों ने अपनों को खो दिया, कई लोगों के घर परिवार वाले शायद किन्हीं को बेड नहीं मिला, बहुत सारी चीज़ें थी। और जिस सेक्टर से आप बिलोंग कर रहे हैं, अगर मैं आपकी ही बात करूं तो शायद आपने उसमें उतर के देखा, जहन में ये भी आता होगा कि कहीं मुझे कोविड ना हो जाए, मुझे कोई तकलीफ ना हो जाए, या वो सारी चीजों से आगे बढ़ के मैं उन लोगों के लिए कुछ कर दूं। तो उस टाइम आपके जहन में क्या चल रहा था? उथल पुथल थी या आप स्टेबल थे, ऐसा कुछ? सबसे बड़ा पहले चैलेंज तो ये था कि क्या सच में कोविड है। जब कोविड आया तो चैलेंज ये था कि तब हमें सारी चीजें, हमारा मेडिकल एजुकेशन जो है उसको पूरा रिव्यू करना, प्लस साथ ही में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बनाना, साथ ही मेडिकल ट्रायज यानी इमरजेंसी ट्रायज करना कि भाई इमरजेंसी कौन है, स्टेबल कौन है, किसको पहले रिक्वायरमेंट है, किसको बाद में देख सकते हैं, किसको ओपीडी ट्रीट कर सकते हैं, किसको आईसीयू या हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है। तो ये सब पूरा नक्की करके फटाफट एक्शन लेना ये सबसे बड़ा चैलेंज था। जब ये कोविड का हमारा दौर चल रहा था, आप कई लोगों को देखते होंगे, कई लोगों की आपने शायद जाने बचाए, कई लोग ऐसा होता होगा जिनका बुलावा आ गया तो उनको कोई रोक नहीं सकता। घर में आपके माँ बाप, बहन है, भाई है, तो कभी ये फील नहीं होता था कि मेरी तो लाइफ रिस्क में डाल ही रहा हूँ, मेरे घर परिवार वालों को क्या कसूर है? अगर मैं घर जा रहा हूँ मेरी वजह से, चलो मुझे कोविड हो गया, इट्स ओके, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं वो बीमारी लेके अगर मैं मेरे घर पहुंच रहा हूँ, और मैं मेरे घर पहुंच रहा हूँ, मेरी वजह से मेरे बुजुर्ग बाप को अगर कुछ हो जाता है, मेरे पिता को कुछ हो जाता है, मेरी माँ को कुछ हो जाता है, अगर मैं उनके लिए वो सारी चीजें ना कर पाऊँ, और कल को वो रहे ना रहे, वो सारे जहन में ख्याल आना, वो बहुत लाजमी सा काम होता है कि हाँ, एक थॉट चलता रहता है, प्रिवेल करता रहता है माइंड में कि नहीं यार, अगर ये हो गया तो ऐसा हो गया तो कभी ऐसी हिम्मत नहीं हारी, या कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप अकेले में बैठे हो और सोचे हो कि नहीं, मुझे लड़ना है, मुझे करना ही है, मेरा परिवार है, ठीक है, लेकिन मुझे और भी प्रायोरिटीज लोगों को देनी है। तो कभी ऐसा हिम्मत हारने वाला ख्याल, या कभी खुद को संयोजना पड़ा होगा कि नहीं, मैं हार नहीं सकता, अगर मैं हार गया तो लोगों का क्या होगा, ऐसा कोई फीलिंग कभी आपके जहन में नहीं है? लॉकडाउन शुरू होने वाला था, उसके पहले ही कोविड के किस्से जो थे वो इंडिया में डिटेक्ट होने शुरू हो गए थे, और जैसे जैसे उसके आंकड़े बढ़ने शुरू हो गए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई ऐसा स्टेप लेना था कि जहाँ पे इसको एकदम से रोक सके। अब वही ड्यूरेशन में चीजें ऐसी हो रही थी कि जब कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो किस तरीके से एक्ट करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। अब जैसे कि मैं ओपीडी में बैठा हूँ, कोई पेशेंट जस्ट सीढ़ी चढ़ के आए और वो कोलैप्स हो जाए, कि लोगों को पता भी नहीं चल रहा था कि उनके साथ क्या हो गया। एक जो दूसरा डर अंदर से पैदा हो रहा था। सो लॉकडाउन के पहले ये फेज चल रहा था कि लोग बस आ रहे और मर रहे, हम उनके लिए जो एकदम से ऑक्सीजन 30-40 वाले के लिए हम कोई इमरजेंसी फैसिलिटी गवर्नमेंट में कोशिश कर रहे थे उनको हम जल्दी से पहुंचा सके और उनकी ट्रीटमेंट चालू कर सके, तो वो परिस्थिति मेरे लिए बहुत कठिन थी। तो चैलेंज ये था कि इस परिस्थिति से लड़ना कैसे। तब ऐसे ही बैठे बैठे मेरे पेरेंट्स बोले कि बेटा देखो, शिक्षा दी है, ग्रहण की है, ठीक है, अब जितनी पढ़ाई की है ना वो पूरी लगा दो इसमें। ये मत सोचो कि हमारा क्या होगा, ये मत सोचो तुम्हारा क्या होगा, ठीक है, लेकिन ये सोचो कि तुम क्या कर सकते हो। हमेशा एक डर रहता था कि शायद मुझे या मेरे स्टाफ को, जैसे मेरा जो ट्विन सिटी का जो स्टाफ है उसने मेरे साथ अड़ी खम
यानी पूरे 2 साल कभी भी ऐसा नहीं बोला कि सर हम आपके साथ नहीं है या फिर हमें जाना है या कुछ बहाना निकाल के छुट्टी पे चले गए। एक दूसरा, मेरे परिवार ने कभी ऐसा नहीं बोला कि तुम ट्रीटमेंट मत करो। मुझे 3 बार कोविड हो चुका है, मैं खुद ट्रीटमेंट ले चुका हूँ, लेकिन मेरे फैमिली ने कभी ऐसा नहीं बोला। जैसे ही अच्छा उन्होंने ये बोला कि चलो तेरी जरूरत है वहां पे स्टार्ट। तो हमने ऐसा सुना है कि आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, प्री कोविड भी मिले, आफ्टर कोविड भी मिले। तो आज भी जब आप अपनी दीवारों पे इन अवार्ड्स को देखते हैं तो क्या महसूस करते हैं? मैं आपकी 2 बातें छूंगा। एक तो जैसे आपने कोविड वॉरियर्स की बात की, सी डॉक्टर्स ने तो अपना काम किया ही है, जो शायद रिकॉग्निशन में ज्यादा आया। लेकिन ये जो अगर हम भारतवर्ष की बात करें, ये बहुत विशाल देश है जिसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं। सो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने जो काम किया है वो यानी सबसे महत्व का काम है, और उनकी जितनी सलामी दे उतनी कम है। हमारी जो इंडियन आर्मी है, उन्होंने जो कामगिरी की है, जहां जहां रिक्वायरमेंट स्थिति में पहुंचना, प्लस साथ ही हमारे जो पुलिस कर्मचारी है, जो नगर पालिका के जो कर्मचारी होते हैं या प्यून्स होते हैं, उन्होंने जो ग्राउंड लेवल पे काम किया है, उनको एक्चुअली सलाम पहले देना चाहिए। दूसरी बात, जो आप अवार्ड्स की बात करते हो, मैंने एक्चुअली कभी रिकॉग्निशन के लिए काम नहीं किया है, बहुत फ्रैंक बात करूं। और पहले भी हाँ, काम के लिए मुझे सराहा जाता था, कहा जाता था कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आप आइए, हम ये आपसे ये देना चाहते हैं। बाद में भी रही है चीजें, लेकिन मेरे लिए इम्पोर्टेंट वो हमेशा ट्रॉफी नहीं होती है या फिर वो रिकॉग्निशन नहीं होता। मेरा हमेशा ये रहा है कि ऐसा काम कुछ करे जो अपने देश के लिए काम आए, जो अपने नागरिक के लिए काम आए। और अगर मैं पूरे भारतवर्ष के एक भी पर्सन के लिए मैं अगर कुछ अच्छा कर सकता हूँ, वो मेरे लिए सबसे बड़ी ट्रॉफी होगी। तो सभी के जहन में एक चीज आती है कि मुझे अपनी जिंदगी में कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है। सभी का एक सपना होता है सक्सेसफुल होना, पैसे पा लेना। किसी का सपना होता है कि मैं एक्टर बन जाऊं, डांसर बन जाऊं। किसी का सपना होता है कि मैं क्रिकेटर बन जाऊं, डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं। मतलब हर किसी का अगर पोर्टफोलियो देखने की कोशिश करें तो उनकी डिक्शनरी में वो सक्सेसफुल वर्ड जो होता है ना, वो डिफर करता था। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी नजर में एक सक्सेसफुल इंसान बनना, चाहे बेटा बनना, चाहे बाप बनना, जो भी हो, सक्सेसफुल आपकी डिक्शनरी में उस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है? मेरा जवाब सबसे एक ही है। सी, सक्सेस ये नहीं है कि आप कितनी ऊंचाई पे हो, सक्सेस ये नहीं है कि आप किसको कितना फॉलो कर रहे हैं कि चलो आज मैं डॉक्टर हूँ, आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मुझे जो लोग सुन रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि मैं भी इनके जैसे बनने की कोशिश करूँ। लेकिन सक्सेस वो नहीं। सक्सेस ये है कि आप जो भी काम कर रहे हो, फिर आप झाड़ू मार रहे हो, आप पोछा लगा रहे हो, आप कोई वेल्डिंग कर रहे हो, आप कोई मिल चला रहे हो, आप कोई फैक्ट्री ओनर हो, या फिर आप पुलिस कर्मचारी हो, या फिर आप कोई नर्सिंग स्टाफ हो, कोई भी व्यक्ति, इम्पोर्टेंट ये है कि वो उसके काम को 100 नहीं 1000% ईमानदारी और मेहनत और लगन के साथ करे। और जब ये चीजें उसके काम में उतरनी शुरू हो जाती है, सक्सेस ऑटोमेटिकली उनके पास आ जाता है। देखा जाए तो आपने तो अपने माता पिता का सपना पूरा ही कर दिया, जहां तक मैं देखता हूँ। सभी का एक सपना होता है। मेरे माता पिता का भी सपना था कुछ, लेकिन शायद मैं फुलफिल नहीं कर पाया उस चीज को। लेकिन फिर भी आपके माता पिता का एक सपना था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। ठीक है, आपने मेहनत की, आपने हिम्मत नहीं की, आप डॉक्टर बने। माता पिता का सपना था कि मेरा बेटा कोविड से लड़े, जीत गया, बेटा लड़ा, कोविड से जीत गया। माता पिता के सपने तो पूरे होते जा रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट यू? आपने कभी ये सोचा है कि मेरा सपना ये है, मुझे ये करना है? I dream of a golden planet. ओके। गोल्डन प्लैनेट यानी अपना भारतवर्ष तो पहले से ही सोने की चिड़िया थी, और लेकिन बहुत सारे जो चेंजेस पूरे देश में आए और गुलामी और ये सब के बाद जो चीजें हुई, पर फिर भी मैं ड्रीम यही करता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग नेशन, एक स्ट्रॉन्ग यूथ, और एक स्ट्रॉन्ग यूथ ही पूरे देश को आगे चला सकता है। जैसे कि अभी की पीढ़ी जो देखी जाए तो यहाँ पे
ट्रांजिशन चल रहा है, देयर आर स्ट्रॉन्ग पीपल हु आर लीडिंग द नेशन। अब नेशन तो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, लेकिन उसके बाद की जो पीढ़ी आएगी उसे उस चीज को आगे चलाना जरूरी है। इसलिए मैं जिस इंडिया का ड्रीम करता हूँ वो बहुत अलग है। मेरी हमेशा से कोशिश ये रहती है कि जो भी युवा वर्ग है उसको बेस्ट नॉलेज मिले, उसको बेस्ट एक्सपीरियंस मिले और उसको बेस्ट स्किल मिले, और वो इतने हिम्मतवान और इतने इंट्यूटिव हो कि आगे से 5, 10, 20, 50, 100 साल में, पर आगे के हजारों साल इंडिया हमेशा नंबर 1 रहे। ये मेरा ड्रीम है। हमारी यूथ को, हमारी भारत की जनता कह लीजिए या हमारी वापी वलसाड़ जिले की जनता कह लीजिए, तो कोई भी एक ऐसा संदेश जो आप यूथ को देना चाहते हैं जो आगे चल के सिर्फ दूसरे लोगों को नहीं, पर जो युवा है बेसिकली उनके लिए जो लाइफ जर्नीज होती है लोगों की पढ़ने और देखने के लिए, वो बहुत अच्छा माध्यम है मेरे हिसाब से। और दूसरा, जैसे कि लोग अभी इंस्टाग्राम या फेसबुक पे ज्यादा कैश हो गए हैं, तो वहां पे सोशल मीडिया का बड़ा एक रोल है कि जहाँ पे आप एक लाइफ स्टोरीज किसी अच्छे इंसान की आप प्रोड्यूस कर रहे हो, दिखा रहे हो उनको कि क्या लाइफ चैलेंजेस होते हैं, कैसे कोई इंसान बढ़ रहा है या कैसे चीजों को ओवरकम कर रहा है, कि कैसे एक छोटे से गांव से एक बड़ा इंसान बन सकता है, या फिर एक मिडिल क्लास फैमिली से आप एक बड़े सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो। तो बहुत सारे आपके पास स्टोरीज रहेंगी जो आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जब बताएंगे तो वो सफर जिंदगी का एक्चुअली उनको पता चलेगा, बच्चे लोगों को, कि किस तरीके से हमें सफर करना चाहिए। दूसरा, ये जो युवा है ये बेसिकली कैसे रहते हैं कि बहुत कोमल है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूंगा कि लोटस, ठीक है, आजू बाजू सब कीचड़ है और पानी है, बीच में एक छोटा सा कमल का फूल खुल रहा है। अब उसको जैसा डायरेक्शन दोगे वैसा बनेगा। अब उसको ऐसी शिक्षा दीजिए, ऐसा मनोबल दीजिए, ऐसे स्किल्स दीजिए कि वो अपना ही नहीं, अपने परिवार का ही नहीं, जिस मिट्टी से वो जुड़ा, सिर्फ ऐसा नहीं बोलूंगा कि वापी है या गुजरात है या इंडिया है या फिर कोई भी कॉन्टिनेंट ले लीजिए, पर पूरे वर्ल्ड को कहीं ना कहीं वो काम आए, ऐसी शिक्षा देना बहुत जरूरी है हमारे वर्ग के लोगों का। और जो भी 30+ से लोग हैं, उससे मैं यही गुजारिश करूंगा कि जो भी बच्चे लोग हैं या फिर जो भी हमारी आने वाली पीढ़ी है, युवा तरह है, उनको अच्छा मार्गदर्शन दे और उनको मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाए। यहाँ तक हम जानते हैं डॉक्टर्स का शेड्यूल काफी टाइट होता है, क्योंकि सुबह उठना या तो हॉस्पिटल जाना या क्लिनिक जाना, लंच टाइम पे आना, खाना खाना, फिर वापस से हॉस्पिटल क्लिनिक जाना, तो उनकी लाइफ का जो शेड्यूल होता है वो काफी हेक्टिक हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि अगर आपको मैं फ्री समय दूं कि ये लीजिए डॉक्टर साहब आज आपका दिन है, तो उस फ्री समय में आप क्या करना पसंद करें? अगर ये हेक्टिक रूटीन से अगर बात करें आप, तो जब भी मैं फ्री होता हूँ और मैं भी थोड़ा डिसिप्लिन्ड हूँ कि मैं मेरे फिटनेस रेजिम को थोड़ा फॉलो करता हूँ, क्योंकि अगर माइंड को स्टेबल करना है तो फिजिकली भी आपको स्टेबल बनाना बहुत जरूरी है। सो मेरे फ्री टाइम में, जैसे मैं रनिंग मेरा पैशन है, सो आई रन मैराथन्स, और जब भी मुझे समय ज्यादा मिलता है तो आई गो टू ट्रैकिंग, क्योंकि मुझे ये जो बिल्डिंग्स से मुझे दूर जाना बहुत अच्छा लगता है। सो मुझे हिमालयाज में ट्रैक करना बहुत पसंद है और मैं हर साल कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट 5 से 10 दिन में निकालूं और मैं ट्रैकिंग पे जाऊं। बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है सर। एक्चुअली कैसा है कि यूजुअली हम लोग स्पीचलेस होते नहीं हैं हमारे शोज में, क्योंकि हमारा काम होता है सवाल करना, लोगों को गोल गोल घुमाना। लेकिन आज पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि शायद अब हमारे पास शब्दों की कमी हो गई है कि अब हम इससे ज्यादा ना तो शायद आपसे कुछ पूछ सकते हैं, बताने के लिए तो आपके पास शायद बहुत होगा, और हमारे पास भी कुछ समय की सीमा होती है। तो तहे दिल से शुक्रिया सर कि आज आप हमारे शो पे आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपने कई सारे अपने जरूरी काम छोड़े होंगे, फैमिली से छोड़ी होगी, उसके बाद
आप हमारे पास आए, हमारी जनता से आपने अपने विचार रखने की कोशिश की, लोगों को कुछ तो अच्छी बातें सिखाई। तो थैंक यू सो मच चिंतन सर कि आप आए उसके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू मनीष, और थैंक यू सफर जिंदगी का, जिन्होंने मुझे एक मौका दिया है कुछ 2 शब्द या 2 लाइंस विचार अपने प्रकट करने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। देखा कि आज हमारे साथ डॉक्टर चिंतन पटेल जी जुड़े थे, जिनके विचार आपने खुद सुने। सिर्फ सुनना जरूरी नहीं होता, समझना बहुत जरूरी होता है। तो इसी तरह हम लोग आज का शो यही समाप्त करते हैं और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और चित परिचित चेहरे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।